अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। पाकिस्तानियों, इस व्लॉग में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही हॉट टॉपिक जनरल आसिम मुनीर से मंसूब एक कॉलम सुहेल वड़ाइच ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जंग अखबार के अंदर यह कॉलम छपा। अब इस कॉलम को लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग इस पर बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन, वो तज्जिया शेयर करूंगा, डॉट कनेक्ट्स करके आपके सामने कुछ हकायक रखूंगा कि क्या वाकई इस कॉलम के पीछे कोई साजिश है, क्या इसके पीछे कोई तीसरा शख्स है, या फिर जनरल आसिम मुनीर की मर्ज़ी से ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। इस कॉलम के छपने के बाद मौजूदा सियासी सूरत हाल, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान मामलात किस तरफ जाएंगे, इमरान खान साहब के हवाले से जो बातें इसके अंदर लिखी गई हैं वो बातें भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन कौन तीसरा शख्स इस कॉलम को छपवाने के पीछे हो सकता है मुमकिना तौर पे, और उसके क्या इरादे और क्या नीयत हो सकती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं गुज़िश्ता 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 321 से 351 अफराद सैलाब की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप तहरीक इंसाफ की मुतासरा इलाकों के अंदर मौजूद है। 1122 अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर है, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, दुबई, मलेशिया, सऊदी अरब या दुनिया के किसी भी इलाके से, यूरोप, अमेरिका में, आपको एक चीज़ का इल्म होगा कि जब आपके इलाके में सैलाब की सी कैफियत हो या तेज़ हवाओं का ख़दशा हो तो आपको 24 घंटे 48 घंटे पहले ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज रिसीव होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उस मैसेज में आपको वक्त बता दिया जाता है कि फ़लाँ दिन इतने बजकर इतने मिनट पे आपके शहर में तेज़ तूफ़ान आने वाला है, गर्द वाला तूफ़ान होगा, हवाएं होंगी या मूसलाधार बारिश होगी या सैलाब का ख़दशा है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आजकल महीनों पहले दे दी जाती है। 72 घंटे या 48 घंटे तो बहुत आम सी बात है, महीनों पहले आपको ये बता दिया जाता है। फिर पाकिस्तान के अंदर आज तक हम ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बना सके कि एक फैमिली खड़े होकर के नाश्ता कर रही होती है, तस्वीर बना रही होती है, और अचानक से किसी क़यामत की तरह उनके ऊपर एक रेला आता है और उन्हें बहा करके ले जाता है। एक रेला आता है और घर के अंदर बैठे हुए अफराद को पूरे घर समेत अपने साथ लेकर के चला जाता है। ये पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है, क्या उसमें इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि वो पहले से उस इलाके के लोगों को बता सकें कि आपके यहाँ सैलाब आने का ख़दशा है? जो आप मोबाइल में ऐप खोलते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, और वो ऐप आपको बता देती है कि आपके इलाके में किस दिन कितनी बारिश होगी, दर्जा हरारत कितने डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम अब तक क्यों नहीं है? ये इट्स नॉट अ वेरी बिग एंड एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे। आपने एक ऐप बनानी है गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, और वही जो डाटा मौसमियात की ऐप्स एप्पल के ऊपर, गूगल के ऊपर हर जगह पे दस्तयाब होती हैं, उनको आपने कनेक्ट करना है और लोगों के बीच में राब्ते का एक जरिया बना करके तमाम डाटा रजिस्टर करके आपने मोबाइल फ़ोनों के ऊपर दे देना है मैसेज। और मोबाइल फ़ोनों को भी छोड़ें, आप टेलीविज़न पर एक इश्तिहार चला दें कि फ़लाँ दिन वहाँ पर सैलाब आने का खदशा हो सकता है। क्या हम दुनिया से इतना पीछे हो चुके हैं? अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। अगर आप यूरोप, अमेरिका, दुबई, कनाडा कहीं पे बैठे हुए हैं और आपका फ़ोन स्विच ऑफ है, आपने बंद किया हुआ है अपना फ़ोन, अलमारी के अंदर आपका फ़ोन रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके इलाके में सैलाब का खदशा होगा या आपके इलाके में भारी तूफ़ान का खदशा होगा, तो वो बंद मोबाइल आपकी अलमारी के अंदर रिंग करने लगेगा और उसके ऊपर पॉपअप करेगा कि जनाब यहाँ पे सैलाब आ रहा है, अपने आप को महफूज करें। अरे और तो और, यहाँ तक दुनिया में टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपके इलाके में अगर कोई गाड़ी चोरी हो गई है, कोई वारदात हो गई है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया किसी सड़क के ऊपर, फिर भी आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज आ जाता है कि इस इलाके में फ़लाँ जगह पे गाड़ी चोरी हो गई है, लिहाजा आप मुहतात रहें। आपके इलाके में एक क्रिमिनल ने यह वारदात कर दिया, लिहाजा आप मुहतात रहें। और पाकिस्तान के अंदर बदनसीबी देखें उस अवाम की कि लाखों के इलाके की आबादी वहाँ पर है और ऊपर पहाड़ों से एक रेला आ जाता है अचानक से और किसी को पता ही नहीं चलता। ये जो महकमे पाकिस्तान के अंदर बनाए गए हैं मौसमियात के हवाले से, इनको अकाउंटेबल कब बनाया जाए? एक लंबी तहकीक मैं आपके सामने किसी और व्लॉग में रखूंगा कि इनको कितना फंड मिलता है और वो पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं और उस पैसे के साथ ये करते क्या हैं। ये एक अलग तफसीलात है, मैं इस व्लॉग के अंदर नहीं, अपने और किसी व्लॉग के अंदर आपके साथ शामिल करूँगा। इस व्लॉग में जो अहम टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करने लगा हूँ वो है, जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें आसिम मुनीर साहब के हवाले से ऐसी बातें हैं जिन्हें कोई भी साहिब अकल जब एक मरतबा पढ़ेगा तो उस पर यह वाज़ेह हो जाएगा कि सुहेल वड़ाइच ने आसिम मुनीर साहब की पेट में छुरा घोंप दिया है। अब अपनी तरफ से उसने कोशिश ज़रूर की है कि वो यहाँ पे पॉलिश का काम भी करे, वो एक अर्दली का काम भी करे, जैसे बीरबल रखा होता था, जैसे पुराने ज़माने में होते ना मालशी बादशाहों ने रखे होते थे
کہ ہماری تعریف کریں، یا ویلکم والی فلم میں وہ ہاکی والا ایک رکھا ہوتا تھا، ہاکی سے میری ٹانگ توڑ دی اور پھر مجھے اسپتال لے گئے، دل کے بہت اچھے ہیں ادے بھائی، یہ اس طرح کا کیریکٹر ضرور رہا ہے ساری زندگی بادشاہوں کے آگے، اور اس کالم کے اندر بھی اس شخص نے وہی کردار نبھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ چیزیں جب میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا اس ویلاگ کے اندر، اس کالم کے حوالے سے، آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ شخص کیا کچھ لکھ رہا ہے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، اور اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بعد، اپنی تعریفیں لکھنے کے بعد، بالآخر یہ شخص آگے جا کر لکھتا ہے، بالآخر وہ ملاقات بیلجیم کے شہر برسلز میں ہوئی، یعنی کہ عاصم منیر صاحب اور سہیل وڑائچ کی ملاقات۔ یہ پہلی ملاقات تھی، میں نے کبھی خفیہ ملاقات کی تھی اور نہ آج کی۔ یہ ایک عاجز صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی جس میں میرے کھردرے سوالات اور ان کے واضح اور شفاف جوابات۔ بات سیاست سے شروع ہوئی، ذرا غور سے سنیے گا، اور بالخصوص ان افواہوں پر کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ جناب عاصم منیر نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پہ کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب افواہیں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں، تو انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ بالکل جہاں پہ واضح حکومت اور مقتدرہ کے مخالف تو پی ٹی آئی والے ہیں، دیٹ از اٹ، یعنی کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی والے ہیں، دوسری کوئی اس میں سچائی نہیں ہے۔ بہرحال آگے جائیں، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں وہ شاید آپ سن بھی چکے ہوں گے، لیکن یہ لکھی کیوں گئی ہیں، یہ والی انفارمیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ جنرل عاصم منیر نے بار بار سیاسی حکومت کے تدبر اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پرخلوص کام کرنے کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پہ انہوں نے کہا، سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیت کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کیا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، آگے اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ سمجھ جائیے اس بات کو کہ یہ شیطان کس کو کہا جا رہا ہے۔ یہ سہیل وڑائچ کے مطابق جنرل عاصم منیر نے کہا ہے۔ اب اس چیز کو آپ سمجھیے گا، فرشتے کون ہیں اور شیطان یہاں پہ کسے کہا جا رہا ہے۔ معاشی بحران کے حل کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا۔ سنیے ذرا، معاشی بحران کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا، جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ میں پھر سنا رہا ہوں آپ کو یہ جملہ، آگے میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ جنرل عاصم منیر کے پاس 10 سال کا روڈ میپ ہے جس میں معاشی ترقی کی تمام منصوبہ بندی موجود ہے۔ یہ اقرار ہے اس بات کا کہ جنرل عاصم منیر 10 سال تک کہیں نہیں جا رہے، یہ بات آپ ذرا سمجھیے گا۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اگلے سال ریکوڈک سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا اور ہر سال بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ ہے، اس خزانے سے پاکستان کو قرضہ بھی اتر جائے گا اور پاکستان کا شمار جلد ہی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا۔ بین الاقوامی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے امن کی خواہش کو جینون قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی سفارش میں پہل کی، اب باقی دنیا ہماری پیروی کرے گی۔ یہ جنرل عاصم منیر سے منسوب کیا یہ جملہ بھی سنتے جائیں، کیا کیا باتیں وہ جنرل عاصم منیر سے منسوب کر کے اس کالم کے اندر چھاپ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حق موقع پر بھارت اور ہندوتوا رہنما مودی کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتے ہوئے بلسٹرز میں انہوں نے جہاں بھارت کو متنبع کیا کہ وہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے، وہاں انہوں نے افغان حکومت کو بھی وارننگ دی کہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کی جائے، ورنہ ایک ایک کر کے پاکستانی کا خون کا بدلہ ہم پر واجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانوں پر سالہ سال تک مہربانیاں اور احسانات کی، اس کا بدلہ اتارنے کے لیے ہمارے خلاف بھارت سے مل کر سازش کی جا رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر پاکستانی فوج کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ سہیل وڑائچ کے مطابق۔ یہ ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یورپ کے مرکزی شہر برسلز میں ہونے والی کانفرنس اوورسیز پاکستانیوں کے سربراہ سید قمر رضا شاہ اور میری فیملی فرینڈز اور مہربان سردار ظہور نے مل کر کروائی تھی۔ یہ تمام لوگ نون لیگ کے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جنہوں نے کانفرنس کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق یہ نون لیگ کے لوگ ہیں۔
फिर सैकड़ों ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके अंदर शरीक हुए। जनरल आसिम मुनीर का जंग के फातह के तौर पर इस्तकबाल हुआ। एक ओवरसीज़ ने झुककर इनके हाथों को चूमा। कई ने सदियों के बाद किसी मुसलमान मुल्क की काफिर मुल्क पर फतह पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर तकब्बर से कहीं दूर हैं। हालांकि आमतौर पर हुक्मरानों और जर्नैलों के इर्द गिर्द हटो बचों का शोर होता है। फिर आगे इन्होंने सबसे हाथ मिलाए वगैरह वगैरह। अब जनाब आते हैं इस कॉलम की असलियत के ऊपर। कोई भी साहिब अकल आदमी जब इस कॉलम को पढ़ता है तो इसमें कुछ चीज़ें आप पर वाज़ेह हो जाती हैं। फ़ौज हमेशा ये कहती है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ताल्लुक़ है या नहीं है वो मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस बात का इकरार किसी प्रेस के अंदर, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, किसी ऑन कैमरा मीटिंग के अंदर नहीं किया जाता, इससे इनकार किया जाता है। यहाँ पे सुहेल वड़ाइच के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं हाजिर सर्विस, वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि सियासी मुसालहत मुझसे माफ़ी मांग कर की जाए। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम फ़ौज के ऊपर यहाँ पे लग गया। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर के पास 10 साल का रोड मैप है। पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि अगले कुछ महीनों में जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है और इस चीज़ के ऊपर मुल्क में बहस है। और यहाँ पे सुहेल वड़ाइच ने इस बात का इंकिशाफ किया कि जनरल आसिम मुनीर अपने मुंह से ये बात कर रहे हैं कि वो अगले 10 साल कहीं नहीं जा रहे। मेरे पास पूरा रोड मैप है, वो तमाम टेक्निकें और तजर्बे मेरे पास हैं जिससे पाकिस्तान 10 साल बाद तरक्की के आला मकाम पर पहुंच जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों के जवाब तो एक अलग है कि ये सही है या गलत है, लेकिन पहले आप ये समझें जनरल आसिम मुनीर के हवाले से क्या क्या बातें यहाँ पर की गई। फिर एक आयत का हवाला दे करके नऊज़ुबिल्लाह सुहेल वड़ाइच ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर किसी एक मखसूस शख्स को खुदा कह रहे हैं और बाकी माफ़ी मांगने वालों को फरिश्ता कह रहे हैं और ये तकाजा करते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए। उसके बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करते हुए वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में प्रॉक्सीज चला रहा है। और तीसरी एक अहम बात जिसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर तनकीद हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि उनका इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में क्या किरदार रहा, उनको किस अक्लमंद इंसान ने नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया था, वो वाला इल्ज़ाम उठा करके डायरेक्टली इन्होंने आसिम मुनीर के ऊपर रख दिया कि जनरल आसिम मुनीर ये कहते हैं कि वो हमने किया था और हमारे बाद देखें पूरी दुनिया हमारे नक्शे कदम पर चल रही है। कोई भी साहिब अकल जब इस कॉलम को पढ़ेगा तो उसे वाज़े तौर पे ये नज़र आ जाएगा कि जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने छुरा घूम दिया जनरल आसिम मुनीर साहब की कमर के अंदर। अब कहीं से भी ये उनके हक़ में जाने वाला कॉलम नहीं है, ये उनकी बेहतरी के लिए नहीं लिखा गया। इसमें वो तमाम बातें लिखी गई हैं जो जनरल आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप के ऊपर एक मोहर है। ये साबित करते हैं कि हाँ भाई मैं हूँ डिक्टेटर, मैं 10 साल के लिए कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। हमारी ताकत को तस्लीम किया जाए और हमसे माफ़ी मांगी जाए। इंडिया के साथ अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दियाँ करवा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने नामज़द किया था और मेरी वजह से उसको नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया और पूरी दुनिया उसको नामज़द कर रही है। जनाब सुहेल वड़ाइच की एक पहचान मैं आपको बताऊं, ये नवाज़ शरीफ का ज़ाती नौकर है और ये पिछले काफ़ी अरसे से बार बार ये चीज़ कह रहा है कि नवाज़ शरीफ कुछ बड़ा करने जा रहा है। अब सियासत से रिटायर शख्स मरी के पहाड़ों में बैठा हुआ, लोग जब इससे पूछते थे तो ये हमेशा कहता था कि नवाज़ शरीफ कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा यही था। अब आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई इस बड़े के पीछे क्या था, क्या वो यही बड़ा था, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान हालात बहुत कशीदा थे। आप देख लें, ख्वाजा आसिफ का फ्रंट मैन पकड़ा गया, अचानक से 200 बंदों की लिस्टें निकल आईं, 2000 अरब की करप्शन हो गई पाकिस्तान के अंदर, पुर्तगाल में जायदादें निकल आईं, हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के मामलात इंतहाई लेवल पर पहुंच गए। एक्सटेंशन का मामला 27वीं तरमीम में 10 साल के लिए मुझे रख लें, वो कहते हैं नहीं जनाब। अब इस सिचुएशन के अंदर नवाज़ शरीफ जैसा मेसना आदमी मरी में बैठ करके एक पत्ता खेलता है अपने ज़ाती नौकर के हाथों और उसमें पूरी कौम के ऊपर सबसे पहले तो ये तासर दिया जाता है कि पूरे पाकिस्तानी जो इस कॉलम को पढ़ने के बाद शदीद गम और गुस्से का इजहार करेंगे, बदतरीन तनकीद करेंगे जनरल आसिम मुनीर के ऊपर कि भाई आप ये सारी बातें किस कैपेसिटी के अंदर, किस आइन कानून के तहत कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर आपने पढ़ा कि 10 साल का रोड मैप, कैसे रोड मैप पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान के ख़जाने, पाकिस्तान की मदनियात, पाकिस्तान के ज़खायर के बारे में एक आर्मी का जनरल कैसे सोच सकता है, रोड मैप बना सकता है। देखिए ना, ये बात समझ में, कैसे एक सियासी मसालत के हवाले से एक आर्मी का जनरल ये कह सकता है कि माफ़ी मांग ली जाए। देखिए पर्दे के पीछे बंद कमरे में जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कोई जनरल साहब हाजिर सर्विस वाजे आकर बैठ कर इन चीज़ों का इकरार करें? अब ये सुहेल वड़ाइच से किसने करवाया है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के बिगड़ते हुए ताल्लुकात में इस चीज़ का एक फ़ायदा उठाया गया कि पूरे मुल्क की तनकीदों का निशाना वहाँ पे उठा करके फेंक दिया जाए
اور تاکہ بیچ میں جو گیپ بن رہا ہے اس کو کلیئر کیا جائے۔ دوسری اہم اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان کے آپس میں اختلافات تھے، اور سہیل وڑائچ صاحب ہمیشہ جب بھی لب کشائی کرتے ہیں کسی آرمی کے جنرل کے حوالے سے، چاہے ماضی میں انہوں نے قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کی ہو، تو وہ تبھی کرتے ہیں جب اگلا ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے۔ تو اب یہ آپ نے ذرا سمجھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی ایسا بیان سامنے آئے کہ جس سے اس کالم کی تردید کی جائے، یہ واضح طور پر بتایا جائے کہ بھائی سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے تو ایسا کچھ کہا نہیں۔ اور جناب اگر اس حوالے سے کوئی تردید سامنے نہیں آتی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ سہیل وڑائچ نے جو لکھا وہ جنرل عاصم منیر کی رضامندی سے لکھا، اور یہ تمام باتیں وہاں پر ہوئی تھیں، اور اس کے بعد بحیثیت ایک باشعور پاکستانی ماتم کیا جا سکتا ہے کالم لکھنے اور لکھوانے والے کے عقل کے اوپر، کہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام غیر آئینی غیر قانونی تعریفیں، یہ بدماشی کا راج جو اس کالم کے اندر لکھا گیا ہے، اسے لکھنے والے نے تعریف سمجھا اور لکھوانے والے نے اپنی شان سمجھا۔ ادروائز کسی آئین اور قانون سے واقف شخص کی نظر سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ واضح ایک بدماش، ایک ڈکٹیٹر، ایک جابر، ایک ظالم اور اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھنے والے شخص کے الفاظ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لگتا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔